हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के पहले केमिस्ट्री चैप्टर को, जिसमें हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की अपक्रियाएं और समीकरणें। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो जानकारी थोड़ी सी करते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो इसमें बताया ये गया है कि हमारे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के चेंज पाए जाते हैं किसी भी पदार्थ में। अब आपको पता है हमारे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं बनी हैं वो किसी न किसी तत्व से और परमाणु से मिलकर ही बनी हुई हैं। यानी अगर कोई तत्व है तो उसके परमाणु संयुग्मित होकर समेकित होकर एक यौगिका या पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो उन्हीं पदार्थों में आपको एक नियम पता होगा कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इसी अवधारणा को देखते हुए हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब ये परिवर्तन ही एक प्रकार के रासायनिक अपक्रियाओं को शो करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हमारी आज की जो लेक्चर क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे क्या, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। और इसमें भी अगर हम बात करें तो हमारे ब्रह्मांड में, मैंने कहा हमारे ब्रह्मांड में कई प्रकार के पदार्थों में चेंज पाए जाते हैं। इन चेंज के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन। तो पदार्थों में परिवर्तन अगर देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, भौतिक यानी फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब यहाँ पर आपको बता दें कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंज की बात अगर हम ओरली करें पहले, तो फिजिकल चेंज में हम देखते हैं कि कोई पदार्थ जो होता है उसमें कुछ अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं और उसके रंग रूप थोड़ा बदलते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर देखा जाए तो पदार्थ जो होता है उसके गुणधर्म ही बदल जाते हैं, यानी एक नया पदार्थ बनकर सामने आता है। जबकि भौतिक में ऐसा कुछ नहीं होता है। भौतिक में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। और आपको पता है पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हालांकि चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था वो आइंस्टीन कंडेंसेशन भी है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम परिवर्तन की बात करें तो अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। और ये भौतिक परिवर्तन होते क्या है, तो हम इसको देखते हैं जरा। भौतिक परिवर्तन तो पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें आप देख सकते हैं कि पदार्थों के गुणधर्म नहीं बदलते हैं, बहुत पदार्थों का संगठन नहीं बदलता है, उनका द्रव्यमान नहीं बदलता है, बस बदलती है तो क्या, उनकी अवस्थाएं बदल जाती हैं। उनमें थोड़ा सा ऐसा चेंज आता है जिससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो वे परिवर्तन जिनमें सिर्फ पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तनों में मैंने कहा पदार्थ की अवस्थाएं, इनमें पदार्थ की अवस्था में
अवस्था में परिवर्तन होता है और ऐसे परिवर्तन को ही भौतिक क्रियाएं भी कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा। तो इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं कुछ, इनके एग्जाम्पल क्या बनते हैं, उन एग्जाम्पल पर फोकस करने वाली बात होती है। बाकी इनमें कुछ खास नहीं रहता है। मैंने कहा वे परिवर्तन जिनमें से पदार्थ की अवस्था बदलती है। अवस्था मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया है, दो जगह लिख दिया है। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और इनमें पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ये इसका मेन फैक्ट रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप जैसे हम बात करें अगर कुछ एग्जाम्पल की, तो आप देख सकते हैं जैसे किसी पदार्थ का पिघलना हो जाता है, तो जैसे बर्फ का पिघलना है, बर्फ का पिघलना हो गया। और मोम का पिघलना, ऊर्ध्वपातन इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, जिसमें पदार्थ क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। और द्रवण हो गया, द्रवण, क्वथन के अलावा हो जाएगा इसमें ऊर्ध्वपातन, द्रवण, क्वथन, हिमन हो जाएगा। हिमन इसी का एग्जाम्पल बन जाता है। और साथ ही साथ बल्ब का जलना, मोम का पिघलना हो गया, बल्ब का जलना, साथ ही साथ पंखे का चलना, आदि। तो ये एग्जाम्पल बन जाते हैं किसके, भौतिक परिवर्तन। और ये भौतिक परिवर्तन मैंने कहा जिनमें अवस्थाओं में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अगर हम ऐसे परिवर्तन देखें, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे भी परिवर्तन पाए जाते हैं जो कि जिनमें नया पदार्थ ही बन जाता है। अब ऐसे नए पदार्थ कौन कौन से हैं आप जान सकते हैं, जैसे जंग का लगना है, दूध से दही का बनना है, भोजन का पकना है, भोजन का पचना है, पौधे में वृद्धि हो जाती है, बच्चे में वृद्धि हो जाती है, किसी भी पदार्थ का जलना, कागज जला रहे हैं, मोम जला रहे हैं, धातु जला रहे हैं, धातु का ऑक्साइड जला रहे हैं, किसी भी पदार्थ का सीएनजी, एलपीजी और अन्य ईंधन का जलना जो होता है, किसी भी पदार्थ का जलना, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो ये देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। अब मैंने बताया वे परिवर्तन, मैंने कहा यहाँ पर भौतिक में जो आपने परिवर्तन देखा वो परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा, उसके अलावा कुछ नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के संघटन, गुणधर्म व आणविक द्रव्यमान, या इसको अणुभार कहते हैं, आणविक द्रव्यमान मूलतः बदल जाते हैं। क्या कहलाएंगे, तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इनमें नया पदार्थ बन जाता है। तो ऐसे परिवर्तनों में, सदैव नए पदार्थ बनते हैं। ऐसे परिवर्तन में सदैव क्या होते हैं, नए पदार्थ बन जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसके भी बहुत सारे हो जाते हैं। अब इसके बारे में एक एग्जाम्पल आपको हम अभी और समझाएंगे जो कि आपको अवस्था से संबंधित हम बताएंगे आपको। तो अभी ये देखिएगा, पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि जंग का लगना, वैसे तो इसमें अगर हम देखें तो वियोजन, अपघटन, ये सारी क्रियाएं इसी में आ जाती है। वियोजन, अपघटन, और इसके अलावा जैसे कि उदासीनीकरण वगैरह है। उदासीनीकरण की क्रिया होती है। उदासीनीकरण के अलावा अगर हम बात करें
अवक्षेपण हो जाती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें दहन, कोई भी पदार्थ का दहन हो जाता है। इसमें किसी कागज को जलाएं, मैंने कहा, या किसी मोमबत्ती को जलाएं, मोमबत्ती का जलना भी आ जाता है यहाँ पे दहन। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना यहाँ पर है। वहां पे मोम का पिघलना था, यहाँ पर मोमबत्ती का जलना है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का। इसके बाद फिर ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, और पेड़ का बढ़ना, बच्चे का बढ़ना, बच्चे का बढ़ना, भोजन का पकना और पचना दोनों, भोजन का पकना, भोजन का पचना, जंग का लगना। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। तो ये इतने एग्जांपल आप देख सकते हैं किसमें ये हो जाते हैं, किसमें, तो रासायनिक परिवर्तन में। मैंने कहा इनमें एक नया पदार्थ बन जाता है। अब जैसे आपकी बॉडी में कोई अगर हार्मोन्स बन रहे हैं तो उनके द्वारा कोई क्रिया हो रही है, या एंजाइम बन रहे हैं उनके द्वारा कोई क्रिया हो रही है, तो ये सारी क्रियाएं जो होंगी वो किस परिवर्तन में आती हैं, तो हमारे मूलतः सारी रासायनिक क्रियाओं में होती हैं, रासायनिक परिवर्तन में होते हैं। तो ये हमारा परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। फिर इसके आगे हम देखते हैं अब कुछ अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये अवस्थाएं भी काफी पूछी जाती हैं। इनके कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि आप कक्षा 9 में अर्थात क्लास 9 में भी पढ़ के आए हुए हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं जरा। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना होता है। अब अगर इसमें किसी भी धातु का जलना कह दिया जाए, जैसे किसी कभी कभी पूछ लेता है सोडियम ऑक्साइड का जलना या सोडियम का जलना, या धातु में किसी मैग्नीशियम का जलना कह दिया जाए, अगर ऐसे कोई पदार्थ का जलना दिया है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अब देखेंगे हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, तो आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ की अवस्थाएं मेनली 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनके बारे में अगर हम बात करें, अगर हम ठोस को लेते हैं और इसको गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है किसमें, द्रव में, और जब द्रव को गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है गैस में। अब इतना आपको याद रखना है, अगर आप इनको गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर ऐसी प्रोसेस हो रही है, आप यहाँ भी गर्म कर रहे हैं और यहाँ पर भी गर्म कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगर गैस को ठंडा कर दिया जाए तो किसमें बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। ये होगा जब इसको ठंडा करेंगे। और द्रव को अगर ठंडा कर दिया जाए तो ये आप किसमें बदल सकते हैं, ठोस में बदल सकते हैं। ये भी ठंडा करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, ये ठंडा करने की प्रोसेस है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी प्रोसेस कहलाती क्या है, जब ठोस को द्रव में बदला जाता है गर्म करके, तो क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, और इस पर जो ताप होगा, दाब होगा, उस ताप को क्या नाम देंगे, ये ध्यान रखना होगा। तो ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होती है तो बात करते हैं इसके बारे में। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं पिघलना। वैसे तो इसको पिघलना कहते हैं, लेकिन आप जब बर्फ लेते हैं, बर्फ को आप हीट करते हैं थोड़ा सा, ये मैंने कहा ना ठोस होती है, जैसे मान लो ठोस है, कोई ठोस को गर्म किया तुमने, वो द्रव में बदल जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगी पिघलना हो जाती है। और पिघलना को क्या कहते हैं, मेल्ट कहते हैं, मेल्टिंग, यानी कि पिघलना या फिर मेल्टिंग कह सकते हैं। मेल्टिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और मेल्टिंग को अगर हम बात करें, गलन बोलते हैं। और ऐसा ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है वह ताप क्या कहलाता है, तो गलनांक कहलाता है। गलन के लिए क्या क्रिया आएगी, गलनांक आएगी, ये ध्यान रखना। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं वह अवस्था जिसमें किसी ठोस पदार्थ की अवस्था वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दूसरी प्रोसेस है, अब द्रव को गैस में बदलना है। अगर द्रव को आप गैस में बदलना चाहते हैं, गर्म कर रहे हैं, तो द्रव गैस में बदल जाएगा और इसके अणुओं के बीच में बंध जो होंगे वो टूट जाएंगे, गैस में बदल जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्वथन या वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं,
क्वथन या वाष्पन, हालांकि दोनों में अंतर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वथन या वाष्पन कहते हैं। क्वथन को कहेंगे क्या कहेंगे, बॉइलिंग, और वाष्पन को कहते हैं वेपराइजेशन। वेपर फेज में जाता है। वेपराइजेशन, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। और अगर गैस को आप किस में बदल रहे हैं, गैस को अगर आप ठंडा कर रहे हैं तो ये द्रव में बदल जाएगा, और द्रव में बदलने की क्रिया इसको कहते हैं द्रवण। क्या कहते हैं, द्रवण बोलते हैं। इसको लिक्विफिकेशन कह सकते हैं। और द्रव को अगर हम ठोस में बदल रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी क्रिया, द्रव को ठोस में बदलना। आपको पता है, जैसे आप जल ले लिए और फ्रिज में रख दी तो उसको क्या करेंगे हम, ठंडा करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं। फ्रीजिंग को कहते हैं क्या, हिमन, हिमन। और इस क्रिया को क्या कहेंगे, हिमीकरण या हिमांक, सॉरी इस ताप को क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे, हिमांक को बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। तो ये द्रवण हो जाता है और ये हिमांक हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर सीधे कोई पदार्थ ठोस अवस्था से किसमें बदलता है, द्रव में बदलता है। अगर सीधे, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, यहाँ से इसको आप ध्यान देना है। अगर सीधे कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बिना द्रव में बदले अगर जा रहा है तो ऐसी अवस्था, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि आप कपूर देख सकते हैं, कपूर क्या होता है, ठोस में रखे रखे वो सीधे बिना द्रव में बदले ही गैस में बदल जाता है और गायब हो जाता है। तो आप कहते हैं गायब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं, वो उत्पादित हो जाता है, ये ध्यान रखना है। और अगर कोई पदार्थ गैस से सीधे ठोस में बदल रहा है बिना द्रव में बदले, तो इसको क्या कहते हैं, इसको संघनन कह सकते हैं। क्या कहते हैं, संघनन। इसको कंडेंसेशन कहते हैं, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन कहते हैं। यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा संघनन, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो जाता है ये क्रिया जब हम बात करें इस वाले की, गैस का सीधे ठोस में बदलना। ये हो जाता है अवस्थाओं में परिवर्तन। और मैंने कहा, अब जब यहाँ पे बात कर रहे हैं फिर से, ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, ठोस को गर्म करेंगे द्रव में बदल जाएगा, इसको कहेंगे मेल्टिंग या गलन। और ऐसा ताप जिस पर ये क्रिया हो रही है, ये ठोस को द्रव में बदला जा रहा है, उसको गलनांक कहते हैं। दूसरा हो जाता है द्रव से गैस में बदलना, गर्म कर रहे हैं गैस में बदल रहा है, और इस क्रिया को कहते हैं क्वथन। क्वथन का मतलब होता है बॉइलिंग। और ऐसा ताप जिस पर ये क्रिया, यानी द्रव को गैस में बदला जा रहा है, यानी किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्वथनांक कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा, क्वथनांक, क्वथनांक हो जाएगा, ये हो जाता है क्वथनांक। और द्रवण के लिए द्रवणांक हो जाएगा और हिमन के लिए हिमांक हो जाता है, ये आपको पता ही होता है। देख लेते हैं, गैस को द्रव में बदलना, अगर ठंडा करें गैस को ठंडी करेंगे आप, जैसे कि मेंथाल की पढ़ाई करते हैं, और मेंथाल से आप क्या करते हैं, मेंथाल द्रव के साथ आता है और कॉइल से घूमते हुए पहले तो भाप में होता है, भाप के रूप में उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, कॉइल जो होता है कॉइल के रास्ते से, उसके बाद उसको द्रव में बदल दिया जाता है, तो द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। हालांकि चलती गैस है, वहां से जब टैंक से चलती है, कॉइल से घूमते घूमते ठंडी होकर किस रूप में आ जाती है, द्रव रूप में, कौन, मेंथाल। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद द्रव को अगर हम चाहें तो ठोस में बदल सकते हैं, और इसको ठंडा करेंगे तो द्रव ठोस में बदल जाएगा। जैसे आप जल रखते हैं फ्रीजर में, और फ्रीजर में क्या होता है, जल ठंडा होकर जम जाता है, ठोस हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, हिमीकरण या हिमन कहते हैं। और वह ताप जिस पर ये क्रिया करवाई जा रही है, यानी इसको क्या करना हुआ है, यहाँ पे ताप कम किया गया है, तो ताप कम करने की वजह से ऐसा हुआ है। इस ताप कम करने की क्रिया को हिमन, और ऐसा ताप जिस पर ये क्रिया हुई है वो क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाता है। तो पदार्थ कितने ताप पर परिवर्तन में ले रहा है, अपनी अवस्था में परिवर्तन ले रहा है, उस ताप को ही नाम दिया जाता है गलन, क्वथन, हिमांक, द्रवणांक, ये सब गलनांक, क्वथनांक और हिमांक और द्रवणांक, ये सब होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल बन जाते हैं हमारे ऊर्ध्वपातन के, तो ऊर्ध्वपातन के बारे में देख लेते हैं। ये आपको ग्राफ थोड़ा सही से बना लेना है, मैंने बनाया तो सही है, लेकिन आप
फिर भी थोड़ा मेंटेन बनाइएगा, अगर चाहे तो आप दोबारा बना सकते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, अब यहाँ पर बात आती है द्रवणांक की, तो सॉरी ऊर्ध्वपातन की। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? ऐसी अवस्था परिवर्तन जिसमें सीधे ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले किसमें बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। इसको सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सब्लिमेशन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है। गैस में बदल जाता है, क्या कहलाता है? तो इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल अगर पूछे जाएं, कई एग्जाम्पल इसके पास पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि कपूर इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बन जाता है। कपूर कैंफर कहते हैं, कैंफर जो होता है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, कपूर हो जाएगा। फिर आयोडीन हो जाता है, ठोस आयोडीन जो होती है वो भी ठोस अवस्था में होती है और अपने आप द्रव में गैस में बदल जाती है बिना द्रव में बदले। इसके अलावा नैप्थलीन की गोलियां आती हैं, आप देखे होंगे। नैप्थलीन नौसादर होता है, नौसादर को हम क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। नौसादर इसका सूत्र होता है NH4Cl। इसके अलावा नाइट्रोबेंजीन भी अगर ठोस अवस्था में है तो ऐसे ही गैस में बदल जाती है। तो इसके कितने एग्जाम्पल बन गए? 3, 4 और ये 5। इसके अलावा फिनोफ्थिलीन भी होता है। फिनोफ्थिलीन ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो सीधे अगर ठोस अवस्था में होता है तो ये बिना द्रव में बदले ही किस में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अभी कुछ परिवर्तन है जिनके बारे में हम बात करते हैं। कुछ परिवर्तन से और भी टॉपिक उठा लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आप समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन कहाँ से आया होगा, क्योंकि वो होता है इसी परिवर्तन से ही। तो परिवर्तन में अगर बात करें जैसे कि जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का गलनांक कितना होता है, यही से सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो आपको याद रखना होता है जल का क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक कितने पर बर्फ बनता है? तो ये हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? यानी कि गलनांक कितना होता है? गलनांक कितने पर ये गल जाता है? गलनांक, तो जल का गलनांक कितना होता है? जल का ही होता है, और ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है? इतने पर ये जल होता है, इतने पर ये बर्फ होता है, और इतने पर ये वाष्प होता है। ये आपको ध्यान रखना होता है, वाष्प, बर्फ और ये जल। तो ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, अर्थात एक ऐसा पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में पाया जा रहा है। तीनों अवस्थाओं में अर्थात जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठोस, द्रव और गैस। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि अगर हम गैस को छोड़ दें, इसकी अगर गैस अवस्था को छोड़ दें अगर जल की, तो इसकी मैंने कहा जल की 3 अवस्थाएं हैं। जल की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव, गैस। अगर हम बात करें गैस को छोड़ दें, इसलिए गैस के कण तो बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन इन दोनों में क्वेश्चन आ जाता है। इन दोनों में कभी कभी कंपेयर करने के लिए आ जाता है। अब पूछता है कि सबसे ज्यादा कण किसके पास पास होते हैं, अर्थात किसका घनत्व ज्यादा होता है। तो घनत्व किसका ज्यादा होगा? अब जाहिर सी बात, आप जानते हैं कि ठोसों का घनत्व अधिक होता है और द्रवों का घनत्व कम होता है। लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शनल होते हैं, अपवाद होते हैं। यहाँ पर ठोस का घनत्व कम और द्रव का घनत्व अधिक हो जाता है। तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा?
घनत्व अधिक और इसका घनत्व कम, जबकि आयतन क्या हो जाएगा, आयतन उल्टा हो जाएगा, घनत्व ज्यादा होगा तो आयतन कम होगा और आयतन कम है तो घनत्व ज्यादा होगा। तो आयतन यहाँ पर अगर घनत्व कम है तो आयतन क्या होगा, इसका आयतन अधिक होगा। शायद दिख नहीं रहा है, ये इधर देखिएगा, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन अगर घनत्व कम है तो आयतन अधिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर घनत्व की बात करें हम, अगर घनत्व अधिक है यानी ज्यादा है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन इसका कम हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें तो द्रव जल जब द्रव रूप में होता है तो इसका घनत्व अधिक होता है और आयतन कम होता है, जबकि जब ये ठोस रूप में होता है तो इसका घनत्व कम होता है और आयतन अधिक होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जल की सतह पर बर्फ क्या होती रहती, तैरती रहती है। तो इसका कारण यही होता है, ये आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, दोनों पॉइंट नोट कर सकते हैं आप आसानी से। इसके बाद फिर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में हमारी एलपीजी क्या होती है, सीएनजी क्या होती है। मैंने अभी अभी आपको अवस्थाएं परिवर्तन बताई हैं और भौतिक अवस्थाएं बताई हैं, रासायनिक अवस्थाएं और परिवर्तन बताए हैं। परिवर्तन से कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे एलपीजी क्या है, सीएनजी क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है, इनमें कौन कौन से फैक्ट होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। और ईंधन क्या होते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।